अब आगे बढ़ रही हूं और बाढ़ की बात कर रही हूं। दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर आने की खबर आने लगी है। गुजरात के कई शहर बाढ़ में डूबे हैं। ओडिशा में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई भी पानी पानी है, यानी देश की राजधानी से लेकर आर्थिक राजधानी तक सब डूब गया है। कई प्रदेश इस बार अधिक बारिश की वजह से परेशान हैं। करोड़ों के नुकसान की बात हो रही है। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। देश से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इन तस्वीरों को देखकर परेशान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं भी हूं, क्योंकि इस बाढ़ की वजह से लोग तो परेशान हैं ही, देश की आर्थिक सेहत भी खराब हो रही है। आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी जिससे पता चलता है कि इन प्राकृतिक आपदाओं से देश को कितना नुकसान होता है। ये आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगी, ये आंकड़े जो हैं इस रिपोर्ट के जरिए मैं बताने वाली हूं। ये आंकड़े सरकारी हैं, पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद तैयार किए गए हैं, और अगर देश की सरकारें इन रिपोर्ट्स को पहले ही पढ़ लेती और इस पर काम कर लेती तो इतने बड़े नुकसान से हम बच सकते थे। मेरे हाथ में भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है, यानी भारत की सबसे बड़े सरकारी बैंक की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं जिसे देखकर मैं और मेरी टीम हैरान हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या कुछ है आप समझिए। ओडिशा, मुंबई, गुजरात और दिल्ली ये सबसे ज्यादा परेशान हैं। प्राकृतिक आपदा जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक आपदा के मामले में भारत इस वक्त तीसरे नंबर पर है, और ये सोर्स आप देख लीजिए, ये SBI इको-रैप का सोर्स है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाला देशों की कतार में तीसरे नंबर पर है। भारत में साल 1900 से लेकर 2021 के बीच प्राकृतिक आपदा के 756 मामले सामने आए। इनमें से साल 1900 से 2000 के बीच 402 नेचुरल डिजास्टर रिपोर्ट की गई, जबकि 2001 से 2021 के बीच 354 नेचुरल डिजास्टर रिपोर्ट हुई। यानी पूरी शताब्दी एक तरफ है और बीते 20 साल एक तरफ। आंकड़े लगभग आप देख लीजिए बराबर हो जाएंगे इन दोनों ही आप फेजेस की बात करें तो। ये तो रही नेचुरल डिजास्टर की बात, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिजास्टर से भारत को नुकसान कितना हुआ है। साल 1900 में यानी 1900 से लेकर 2021 के बीच नेचुरल डिजास्टर की वजह से भारत में 91,33,346 लोगों की जान चली गई है, और इस डिजास्टर की वजह से भारत को लगभग 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आपको पता है 13 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भारत की मौजूदा GDP का 6%। अब आप सोचिए, इस 13 लाख करोड़ से देश में क्या क्या किया जा सकता था। भारत का इस साल का शिक्षा बजट 1,12,899 करोड़ का है, यानी जितना नुकसान हमें नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ उसमें हम 13 साल का शिक्षा बजट बना सकते थे। भारत का स्वास्थ्य बजट 89,155 करोड़ का है, यानी जितना नुकसान हमें नेचुरल डिजास्टर में हुआ उसमें करीब 15 साल का स्वास्थ्य बजट बनकर तैयार हो सकता था। अब आप कहेंगे कि नेचुरल डिजास्टर से होने वाले नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं भाई, ये तो प्रकृति का मामला है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, उसके आगे किसी का जोड़ तोड़ चलता ही नहीं है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन कुछ आंकड़े ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि कुदरत के तरफ से जो गुस्सा, जो ये नरसंहार दिखने को मिलता है उसे रोका जा सकता है। प्रकृति कभी इंसानों का नुकसान नहीं करती है। प्रकृति तो इंसानों को अपनी सीमा में रहने का संदेश देती है, जिसे कहते हैं ना औकात में रहने की बात। नुकसान तब होता है जब हम उन जगहों का अतिक्रमण करते हैं जो असल में इंसानों के लिए है ही नहीं। और इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिल्ली की यमुना के अतिक्रमण को लेकर पहले भी दिखाया था द रुबिका लियाकत शो में, आज फिर दिखा देती हूं। इन दो तस्वीरों के साथ आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। कुछ दिन पहले आपने इन तस्वीरों को देखा भी था। यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा नहीं है, हमने उस पर कब्जा कर लिया है। उससे हुआ नुकसान प्राकृतिक आपदा है या फिर हम यमुना के इलाके में कब्जा जमा कर बैठ गए हैं, ये इस तस्वीर से आप समझ जाएंगे। यमुना में बाढ़ आ गई है
बाढ़ यमुना में आई है या हमने मजबूर कर दिया है यमुना को अपनी जमीन लेने के लिए, ये इन तस्वीरों से सब क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरा उदाहरण भी दे देती हूं। ये तस्वीरें भी आपको याद होंगी। ये तबाही की तस्वीर मनाली से सामने आई। तब भी मैंने आपको बताया कि ब्यास नदी में आया ये सैलाब प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हम विकास के उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां हर नदी को नाला बनाने की कोशिश की गई है। और जब नदी ने अपने इलाके को फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो हम कहने लगे प्राकृतिक आपदा है। वो नज्म याद है ना आपको कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। ये पंक्तियां समंदर के साथ साथ नदियों पर भी फिट बैठती है जनाब। इसकी सियासत में जो इस्तेमाल हुआ है, बार बार इसे इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता भी रहा है। प्राकृतिक आपदा और अतिक्रमण को लेकर ये पंक्तियां जो मैं अभी आपको सुना रही थी सटीक बैठती है। आपको पता है कि भारत में नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें 46% हिस्सेदारी बाढ़ की है। मैं आपको देश में बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान का एक और आंकड़ा दे देती हूं। 2016 में बाढ़ की वजह से देश को 5,675 करोड़ का नुकसान हुआ। 2017 में नुकसान का यह आंकड़ा 6 गुना बढ़ा, 30,665 करोड़ के पार चला गया। 2018 में बाढ़ की वजह से देश को 21,850 करोड़ का नुकसान हुआ। 2019 में 15,863 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान देश को हुआ और 20 में यानी 2020 में देश को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान हो गया। मैं दावे के साथ कह रही हूं और कह सकती हूं कि नदियों में आए बाढ़ से होने वाले इस नुकसान को बहुत कम किया जा सकता था अगर सरकारें इसको लेकर सजग होती, इन रिपोर्ट्स को बहुत पहले बहुत संजीदगी से पढ़ गई होती। भारत में आखिरी बार 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग गठित किया गया था। 4 साल की रिसर्च के बाद राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 207 रेकमेंडेशंस बाढ़ को रोकने के लिए दी। ये रेकमेंडेशन 1980 में दी गई, जिनको मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया। मैं आपको 1980 में भारत के आखिरी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के कुछ मुख्य रेकमेंडेशंस जो है वो बताना चाहती हूँ। पहला यह कि भारत में बाढ़ की मुख्य वजह जंगलों का कटाव है, पानी का निकास और बिना किसी योजना के निर्माण कार्य है। दूसरा है बाढ़ के पानी को डाइवर्ट करने के लिए जलाशयों का निर्माण। तीसरा है राज्य और केंद्र सरकार बाढ़ को रोकने के लिए नीति बनाए। और चौथा है बाढ़ के हालत को या हालात को देखते हुए सरकारों को नीति बनानी ही होगी। ये सुझाव जो है वो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में दिए थे। अभी हम 2023 में हैं, यानी 43 साल बीत चुके हैं। लेकिन क्या इन सुझावों पर अमल हुआ है? नहीं, बल्कि इसके बाद सरकार ने 2003 में यानी 23 साल बाद 1980 के रिकमेंडेशन को लेकर एक और कमेटी बना दी। उस कमेटी का काम था कि 80 में दिए गए नए सुझावों पर कितना अमल हुआ है उसको जान लिया जाए। 2003 के एक्सपर्ट कमेटी ने सच्चाई बयां करते हुए कहा, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के अनुसार साल दर साल बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया। बाढ़ वाले इलाकों या नदी के किनारे बेहिसाब और बगैर योजना के निर्माण कार्य हुए। अगर इसको नहीं रोका गया तो बाढ़ से होने वाले नुकसान और बढ़ने वाले हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर फौरन ध्यान देने की हमें जरूरत है। इन सुझावों के बीच केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए 1987, 2002 और 2012 में नेशनल वाटर पॉलिसी लेकर आई। लेकिन उनके सुझावों को कितना अमल में लाया गया वो भी आज आप जान ही लीजिए। नेशनल वाटर पॉलिसी के मुताबिक बाढ़ वाले हर इलाके के लिए अलग से मास्टर प्लान होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। नेशनल वाटर पॉलिसी के मुताबिक बाढ़ वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियों के लिए कड़े नियम होने चाहिए। ऐसा हुआ? नहीं। 2012 तक की बात अभी बता रही थी, अब बात की बात सुन लीजिए। बाढ़ के हालात को लेकर अब तक क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यसभा में बाढ़ को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि बाढ़ प्रबंधन की जिम्मेदारी असल में राज्य सरकारों की है। जो भी बाढ़ को लेकर योजनाएं हैं वो राज्य सरकारें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चलाती है। केंद्र सरकार का काम राज्यों को तकनीक और आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाना है।
यानी भारत में बाढ़ नियंत्रण को लेकर कोई आयोग है ही नहीं। केंद्र सरकार के मुताबिक बाढ़ प्रबंधन राज्यों की जिम्मेदारी है और सिर्फ बाढ़ की वजह देश को बीते 68 सालों में 4,37,146 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, केंद्र जल आयोग के आंकड़े बता रहे हैं। ये आंकड़े सवाल उठाते हैं, देश में राज कर चुकी हर सियासी पार्टी पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि अगर देश को सिर्फ बाढ़ के कारण इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वो भी सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो उसकी जिम्मेदारी तो हर सरकार की हुई ना, हर अधिकारी की हुई जिनके वक्त में बाढ़ ने दस्तक दी। अब तक अगर इस तरीके का कोई आयोग गठित नहीं हुआ है और केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य केंद्र की तरफ मुंह बाहें देख रहे हैं, तो फिर समावेशी कहां हुआ विकास का पूरा मॉडल? इसलिए बहुत जरूरी है कि यहां समन्वय बिठाया जाए।